में 27 और 28 अक्टूबर को होने वाले प्रदेश के गृह मंत्रियों और राज्य के डीजीपी के चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए सीएम धामी आज दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम ने संवाददाताओं से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में वो सुरक्षा से संबंधित राज्य के सभी मुद्दे उठाएंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतेगी। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। सीएम धामी का दिल्ली दौरा आपको बता दें होगा जहां पर चिंतन शिविर में वो भाग लेंगे। देखिए, ये चिंतन शिविर देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर हो रहा है। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड यहाँ भौगोलिक रूप से और सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी उत्तराखंड राज्य से मिलती हैं। ऐसे में जो भी उत्तराखंड राज्य का इनिशिएटिव है या उत्तराखंड राज्य जिन पर काम कर रहा है आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से और देश की सुरक्षा की दृष्टि से, उन सब व्यूज को मैं देश के सामने रखूँगा, बैठक में रखूँगा। यहाँ से ये तो समय बताएगा। उत्तराखंड की जनता ने अभी जो आम चुनाव हुए हैं, उन आम चुनावों में जिस प्रकार का रिजल्ट दिया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। एक मिथक तोड़ा है, एक इतिहास बनाया है। 2024 के चुनाव की सारी जो परिणाम आने वाले हैं वो देश के सामने रहेंगे, उत्तराखंड की जनता के सामने रहेंगे। 5 सीटें जीतने में हमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। देश में और उत्तराखंड में फिर से एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में गायों की पूजा कर उत्तराखंड वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ ही समस्त मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश सरकार जल्द ही जिले और प्रदेश कार्यालय में जनता की समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार लगाएगी। ये जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी। उन्होंने कहा कि वो 28 अक्टूबर को होने वाली बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता प्रदेश स्तर पर तय किया जाएगा, जो मंत्रियों से सामंजस्य बिठाकर जनता दरबार लगाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जिन विधानसभा में बीजेपी की हार हुई है वहां विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सांसदों और मंत्रियों के जिले में प्रवास बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। 28 तारीख को हमारी संदर्भ में बैठक है और हम एक कार्यकर्ता प्रदेश स्तर का तय करेंगे। जो कार्यकर्ता मंत्रियों से सामंजस्य बनाते हुए कौन सी तिथि में किस जिले में रहेंगे उसकी वो दृष्टि की तैयारी करेंगे। ऐसे विधायकों के भी हम कार्यक्रम, खासतौर पर जो विधानसभाओं में हम हारे हैं उन विधानसभाओं को हम मुख्य रूप से सांसदों को और अपने जो मंत्रीगण हैं उनको हम ये काम सौंपने वाले हैं। विधायकों को भी जो विधानसभा में जो वार्ड बूथ उनके द्वारा वहाँ नहीं जीत पाए हम लोग, तो वहाँ किस प्रकार से और अपना सामंजस्य बने और वहाँ जो जनता की अपेक्षाएं उन दृष्टि जो काम हो सकते हैं वो किए जाएं और वो बूथ में हम जीतें। 100% जीत का आह्वान को लेकर हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। 2 बार मंत्रिपरिषद हमारे संगठन की ओर से बैठक हुई है और क्योंकि मैंने कहा प्रदेश के एक पदाधिकारी को हम इस काम के लिए नामित करने वाले हैं, जो उनसे तारतम्य बनाते हुए उनके कार्यक्रम किस स्थिति में किस जिले में लगेंगे, जिले के भी किस मंडल में लगेंगे, हम लोग तय करने वाले हैं। जहाँ तक सरकारी पक्ष है, सरकारी जिलों के प्रभारी के नाते उस सरकार द्वारा तय होता है। उनके कार्यक्रम जो सरकारी, चाहे वो जिला योजना की बैठकें, विभिन्न प्रकार की बैठकें जिले संदर्भ में होती हैं, वो सरकारी तंत्र के हिसाब से वो सब चीज़ें होंगी। तो खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, अब बीजेपी खासा गंभीर हो गई है। जिस तरह से अब जनता दरबार लगाने की बात है, जनता के और करीब जाने की बात है, प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से आज जानकारी दी है। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश ये है कि आम जनता और कार्यकर्ता तक पहुंचा जाए, क्योंकि सरकार में कई बार ये शिकायत मिलती है कि कार्यकर्ता और नेताओं की बात सुनी नहीं जाती है। कोई ऐसा मंच नहीं है जहां पर जाकर वो अपनी बात कर सके। खास करके जनता को लेकर भी ये बात होती है कि दूरस्थ इलाकों से अगर देहरादून में जनता दरबार मुख्यमंत्री आवास में लगता भी है तो वहां पे कैसे पहुंचेंगे। तो अब इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से बातचीत हुई है और सभी प्रदेश स्तर पर अलग अलग जगहों पर जनता दरबार लगाने की मुहिम
यहाँ पे शुरू करने जा रही है। इसको लेकर 28 तारीख को बैठक भी है और उसके बाद ये तय होगा। जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्री बैठेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में भी मंत्री जाएंगे, उसके लिए भी तैयारी चल रही है। बिल्कुल प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर अभी हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे थे ये खबर जहां पर जनता दरबार लगाने की तैयारी कर ली गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संगठन विस्तार को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि संगठन स्तर पर विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठ के नए अध्यक्षों की घोषणा जल्द की जाएगी। इसके लिए पार्टी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ मंथन किया जा रहा है। देखिए, मैंने शुरू में कहा था दीपावली के बाद हम तत्काल अपनी टीम घोषणा करेंगे और दीपावली कल ही निपटी है, भैया दूज भी आने वाला है। तो क्योंकि त्योहारों का समय होता है, त्योहारों के समय पर त्योहार का भी पक्ष होता है और बहुत जल्दी में आपको अपनी टीम की घोषणा विधिवत रूप से प्रेस बुलाकर सब प्रकार रहेंगे। पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र का भी ध्यान रखा गया है, महिलाएं भी रहेंगी, अपने अनुसूचित जाति के बंधु भी रहें और जो सामाजिक समीकरण है उसके आधार पर जो प्रमुख कार्यकर्ताओं के नाम आए उनमें से हम विचार करते हुए और बहुत जल्दी हम इसकी घोषणा करेंगे। साथ है उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ प्रवीण लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, जिस तरह से महेंद्र भट्ट का भी सामने आया है, सामाजिक भौगोलिक समीकरणों को ध्यान में रख के अब जल्द टीम ऐलान की बात करें, क्योंकि 24 का चुनाव भी साथ में और संगठन की मजबूती भी जरूरी है। बिल्कुल, अभी महेंद्र भट्ट चूंकि नए अध्यक्ष हैं और नए अध्यक्ष पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो संगठन का विस्तार करे, कार्यकर्ता तक पहुंचे और अलग अलग प्रकोष्ठ विंग की भी घोषणा करनी होती है। हालांकि कुछ विंग की तो घोषणा की गई है, जैसे उसमें किसान विंग है उसकी घोषणा कर दी गई है। बाकी जो विंग बचे हुए उसको लेकर अलग अलग नेताओं से बातचीत चल रही है कि कौन बेहतर तरीके से कदम ताल करते हुए उनके साथ आगे बढ़ेंगे। और अगला चूंकि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है 2024 जिताने की, तो इसलिए भी ये बेहद ही महत्वपूर्ण है कि हर प्रकोष्ठ में अच्छे लोगों को लाया जाए और बेहतर लोगों को लाया जाए। तो इसकी तैयारी चल रही है। बिल्कुल प्रवीण, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर हम आपको बता रहे थे कि इस तरह से अब नई टीम बनाने की भी तैयारी कर ली गई है बीजेपी के स्तर पर। इधर जमरानी बांध के निर्माण कार्य पर अब फाइनल मुहर लगना बाकी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के मुताबिक जमरानी डैम में आने वाली सभी रुकावटों को केंद्र सरकार ने दूर कर लिया है और सभी तरह की आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है। जमरानी बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर कुछ समस्याएं थी, लेकिन उन पर भी अब सहमति बन चुकी है। उत्तर प्रदेश और हमारे बीच थोड़ा सा गलतफहमियां थी, वो तक दूर हो गई, पहले दूर नहीं हो रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का गंगेटियन क्षेत्र भी इससे लाभान्वित होने वाला है। एक जो बड़ी समस्या यहाँ हमारे तराई भाबर की थी, हल्द्वानी से लेकर रामनगर तक और उधर उधम सिंह नगर जिले में और आगे जाके उत्तर प्रदेश में, उसका समाधान फाइनल हो चुका है। बस अंतिम मोहर लगनी अब बाकी रह गई है। तो उसमें एक प्रपोजल ऑलरेडी गया हुआ है कि जिसमें जितने भी परिवार वहाँ से विस्थापित होंगे तो उनके लिए लगभग 326 एकड़ लैंड चिन्हित की गई है प्राग फार्म में रुद्रपुर में। तो वो शासन को गया है एक प्रपोजल, तो उसमें जल्दी कार्रवाई हो रही है। उम्मीद क्या जता रहे हैं, शुरू हो जाएगा? नहीं, शुरू तो होना ही है। जब देखो नोटिफिकेशन हो चुका है, धारा 11 का प्रकाशन हो चुका है, उसके बाद जो ऑब्जेक्शंस सुने जाने थे उसको एडीएम स्तर से सुना जा चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेश अपना ऑब्जेक्शन दिया है। उनका ये कहना था कि हम परिवार के सदस्य हैं लेकिन हमारा नाम उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ऐसे लोगों के ऑब्जेक्शंस को हम लोग सुन रहे हैं और उसका निस्तारण करने के बाद ही फिर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। इधर हरिद्वार में वन विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। मानसिंह इनक्लेव कॉलोनी में एक जंगली हाथी घुस गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि हाथियों का रिहायशी इलाकों में आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो हरिद्वार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर भी हरिद्वार से ही है, जहां पर ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर रिहायशी क्षेत्र में एक विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने इस बात की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया और अपने साथ ले गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।
इधर लाल कुआं के तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की टांडा रेंज में वन तस्करों के हौसले बुलंद हैं। यहां तस्करों ने वन कर्मियों के निवास के पास ही चंदन का पेड़ काट डाला। इस वन कर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं रेंजर प्रदीप असगोला ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अज्ञात वन तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर पतित पावनी मां गंगा के कपाट आज 12:30 बजे श्रद्धा के लिए बंद कर दिए गए। इसके बाद मां गंगा की उत्सव मूर्ति अपने मायके ऊखी मठ यानी मुखवा के लिए प्रस्थान कर गई। रास्ते में भैरव बाबा का दर्शन कर रात्रि में मां दुर्गा के मंदिर में भजनों की पावन सांत करके सुबह अपने मायके मुखवा को प्रस्थान करेंगे और शीतकाल के लिए स्थापित होंगी। श्रद्धालुजन शीतकाल में मां गंगा के दर्शन मुखवा में ही कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस बार यात्रा रिकॉर्ड तोड़ चली। गंगोत्री में इस साल 6,04,451 यात्री पहुंचे थे। इधर चंपावत में एसएसबी के द्वारा भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे विद्युत विहीन गांव बयूरी व अमरा में ग्रामीणों को 22 सोलर लैंप वितरित किए गए। इसके अलावा नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गांव के 36 परिवारों की 244 मवेशियों का उपचार और निःशुल्क दवा भी दी गई। इधर पौड़ी जिले के गढ़वाल स्थित शराब कारोबारी पर शराब को ओवर रेटिंग में बेचने के आरोप लग रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सामान खरीदने के एवज में जब उन्होंने डेबिट कार्ड से भुगतान किया और भुगतान रसीद मांगी तो बिल नहीं दिया गया। लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस शिकायत के बाद भी शराब कारोबारी द्वारा फर्जी बिल दिया जा रहा है। इधर रुड़की ब्लॉक क्षेत्र के शांतर शाह ग्राम में एक मासूम बच्चा साइकिल से अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरा। बच्चे की चीख पुकार सुनकर पास से गुजर रहे रेडी वाले ने बच्चे की जान बचाई। वहीं परिजनों और ग्रामवासियों ने रेडी वाले का आभार व्यक्त किया। ये पूरा घटनाक्रम पास में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये बच्चा था, यहाँ पर साइकिल से जा रहा था और उसके बाद तालाब में यहाँ पर गिर गया है। तो अगर आपका भी छोटा बच्चा इस तरह से सड़क पर साइकिल चला रहा है तो आपको भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि कहीं वो किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया। भला गनीमत इस बात की रही कि उधर से जो रेडी वाला गुजर रहा था उसने वक्त रहते बच्चे को तालाब से बाहर निकाल लिया, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती थी। इसलिए जो भी अभिभावक हैं जिनके बच्चे इस तरह से सड़क पर खेल रहे हैं वो थोड़ी गंभीरता दिखाएं और अपने बच्चे का ख्याल रखें। इधर अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण करने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। जिले के विकासखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य योजना जा रही, जिससे स्वच्छता अभियान से आम ग्रामीण जुड़ सके। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि प्रोजेक्ट लगाने के लिए भूमि चयन के साथ ही कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है और जन जागृति का कार्यक्रम चलाया जाए। इधर लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे सुलावा कमलेडी गांव में शॉर्ट सर्किट से मकान और दुकान में भीषण आग लग गई, जिस कारण दोनों ग्रामीणों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर मौजूद एलएम कुंवर जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने बताया कि घटना की जानकारी सीएम धामी के कैंप ऑफिस चंपावत को भी दी जा रही और दोनों पीड़ितों को दयनीय स्थिति को धामी से दोनों पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग रखी जाएगी। इधर जोशीमठ के सैलंग गांव में देर रात अज्ञात कारणों से कार में आग लग गई। आग से कार जलकर राख हो गई। कार कुछ महीने पहले ही खरीदी गई थी और गांव सड़क पर पार्क रहती थी। आग की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। तो इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।